हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप डैट कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज शुरू कर रहे हैं हम 10th क्लास की साइंस और पढ़ेंगे आज पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर आप बीच में स्किप करते हैं तो साइंस समझ में नहीं आने वाली है। एक बार मैं और कहूँगा, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें अगर साइंस को ठीक से समझना है। तो चलो शुरू करते हैं फिर पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो मैं डाल देता हूँ पहला चैप्टर का नाम और आप सब भी डालो चैप्टर का नाम। चैप्टर फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या नाम है चैप्टर का? रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण। तथा समीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। चलो भाई, आपने दही तो बहुत खाया होगा, दूध भी पिया होगा, तो बनाते हैं दूध से दही। तो मैं लिख दे रहा हूं, देखो अगर बनाना है एग्जाम्पल में दूध से दही, दूध से दही, तो ये 10 मिनट 5 मिनट का काम नहीं होता, घंटे लगते हैं इसमें, 10 घंटे 5 घंटे 7 घंटे में दूध जो है आसानी से दही में चेंज हो जाता है। लेकिन अब दोनों की तुलना करो गुणों की। दूध के गुण अलग होंगे और दही के गुण अलग होंगे, ठीक है। दूध के गुण अलग और दही के गुण अलग, यानी कि दही के गुण बिल्कुल चेंज हो जाते हैं दूध से। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ये एक रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि दूध से दही बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि दही के गुण अलग होते हैं और दूध के गुण कैसे होते हैं आपके? बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। तो दूध से जब दही बना तो दूध के गुण अलग और दही के गुण अलग, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया। और एक रासायनिक अभिक्रिया में नए गुण वाला पदार्थ बनता है, ठीक है। एक रासायनिक अभिक्रिया में नए गुण वाला पदार्थ बनता है। तो सबसे पहले मैं परिभाषा लिखवा रहा हूं उसकी, रासायनिक समीकरण की, कि क्या होती है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण, सबसे पहले मैं लिखवा रहा हूं परिभाषा। सबसे पहले मैं लिखवा रहा हूं परिभाषा कि क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया। तो डाल देता हूं मैं हेडिंग रासायनिक अभिक्रिया की, इसको इरेज कर देते हैं। देखो, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाला पदार्थ बनता है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बोलो यहां तक क्लियर? ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाला पदार्थ बनता है। अरे भाई, दूध से दही बनाओगे तो दूध के गुण अलग होंगे और दही के गुण अलग होंगे, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। क्या दूध से अगर आप दही बनाते हो तो दूध के गुण अलग और दही के गुण अलग होंगे, ठीक है। तो ये क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया। वैसे ही लोहे पर जंग लगना, श्वसन प्रक्रिया, अगर आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और अंदर से क्या बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो वहां भी क्या हुई? एक रासायनिक अभिक्रिया हुई, ठीक है। अब बात यहां आती है कि भैया अभिकारक क्या होते हैं। भैया अभिकारक होते क्या हैं? चलो मैं एक छोटी सी रिएक्शन बना रहा हूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं। पहले एग्जाम्पल मैंने दूध से दही वाला लूंगा, छोटा सा एग्जाम्पल है, सब खाते हैं, ठीक है। तो दूध से दही वाला एग्जाम्पल लिया। तो देखो, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक होते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक होते हैं, ये अभिकारक हो गए। और जो अभिक्रिया के बाद बनते हैं, यानी कि अभिक्रिया पूरी होने पर बनते हैं, वो होते हैं आपके उत्पाद। ये आपके उत्पाद हो गए, ठीक है। इसको बोलते हैं एरो, या बोलेंगे हम चेंज टू, यानी कि दूध चेंज टू दही, यानी कि दूध जो है वो दही में चेंज हो रहा, दूध जो है वो दही में चेंज हो रहा, ठीक है। तो दूध क्या हुआ यहाँ? अभिकारक। क्या? यानी कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं। सिंपल सी बात है यार, कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं और जो पदार्थ अभिक्रिया के बाद बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं। तो मैं यहाँ यही परिभाषा लिखने वाला हूँ अभिकारक की, कि ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं।
ठीक है, हम अब आते हैं उत्पाद पर। देखते हैं ये उत्पाद क्या होते हैं। उत्पाद की परिभाषा आसान है बिल्कुल, कि ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद बनते हैं, या ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिक्रिया में होता है। तो मैं लिख दे रहा हूँ परिभाषा कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिक्रिया में होता है, उत्पाद कहलाते हैं। बोला यहाँ तक क्लियर हुआ कि ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में बनते हैं यानी कि जिनका निर्माण अभिक्रिया में होता है उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल तो मैंने ये दे दिया। अब अगर सेकंड एग्जांपल सोचो आप अपने दिमाग से, क्या होगा अपने दिमाग से, एक एग्जांपल और सोचो। तो मैं दे रहा हूँ श्वसन भी क्या होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। और सोचो एग्जाम्पल, लोहे पर जंग लगना हो गया। और सोचो एग्जाम्पल, भोजन का पाचन हो गया। तो बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं आपको अपने चारों तरफ देखने के लिए मिल जाएंगी। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। सेकेंड एग्जाम्पल हो गया आपका श्वसन, और थर्ड एग्जाम्पल हो गया आपका लोहे पर जंग लगना। चलो ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिखवा दिया लोहे पर जंग लगना। जंग का सूत्र क्या होता है, जंग का फॉर्मूला क्या होता है, चलो कमेंट में लिखो कि जंग का फॉर्मूला क्या होता है। आगे बढ़ाते हैं कहानी थोड़ी सी आगे को। देखो इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई रासायनिक समीकरण होती क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया थी, तो रासायनिक समीकरण क्या होती है, तो पढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि भाई इसके बाद पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण होती क्या है। चलो देखते हैं फिर क्या होती है रासायनिक समीकरण। पहले यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद पढ़ाते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं पहले एक कि रासायनिक समीकरण होती क्या है। किसे कहते हो आप रासायनिक समीकरण? रासायनिक समीकरण। तो पहला पॉइंट तो देखो, अब इस चीज को समझते हैं पहले एग्जांपल से, बड़ा इजी है, आराम से समझ जाओगे। तो सबसे पहले लो आप एग्जांपल, इसका परिभाषा लिखूंगा बाद में, पहले एग्जांपल देख लो इसका क्या होता है एग्जांपल इसका। तो जैसे मैंने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन चेंज टू, ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है ये एक रासायनिक अभिक्रिया। क्या है ये? एक रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन रासायनिक समीकरण नहीं है। इसको आपको रासायनिक समीकरणों में चेंज करना है। तो देखो फिर कैसे करता हूं मैं। तो एक रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार है, एक रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार है, और वो है हमारी ये रासायनिक अभिक्रिया। चेंज करो तो एक रासायनिक समीकरण, देखो रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार है, रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार लिखी जाती है। देखो इस मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है, यानी कि इस मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है वो होता है Mg। इस ऑक्सीजन का O होता है, लेकिन ऑक्सीजन प्राकृतिक में O2 फॉर्म में पाई जाती है। तो मैंने लिख दिया इसको ऑक्सीजन O2 कर दिया, और यहाँ जो बना मेरे पास वो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। अब आपको क्या करना है, इसको बैलेंस कर देना। यहाँ देखो ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 हैं। इधर कितने एटम है ऑक्सीजन के, यहाँ देखो ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2। यहाँ कितने एटम है ऑक्सीजन के, 1। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, और यहाँ ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। अब आपको बैलेंस कर देना, तो यहाँ 2 लगा दो भाई। यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, लेकिन अब मैग्नीशियम 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर अब मैग्नीशियम 2 हो गया। तो यहाँ कितना लगाओगे आप, यहाँ भी अब हमने 2 लगा दिया। अब क्या करोगे आप, देखो मैग्नीशियम अब देखो मैंने क्या करा यहाँ पर, यहाँ जो हुआ है कि आपने मैग्नीशियम को लिखा Mg, ऑक्सीजन को लिखा O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिख दिया आपने MgO। क्या लिख दिया, MgO। तो सबसे पहले मैंने प्रतीक लिया, फिर मैंने क्या लिया, सूत्र लिए। अब रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक समीकरण में आपने इन्हीं शब्दों को ठीक है,
सूत्रों में लिख दिया, प्रतीकों और सूत्रों में लिख दिया। तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा आप बनाओगे तो क्या होगी? परिभाषा होती है कि वह समीकरण जिसमें अब बनाओगे आप परिभाषा, तो क्या होती है परिभाषा? परिभाषा होती है, देखो, वह समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों को, किसको? अभिकारक और उत्पादों को, किनको? अभिकारक और उत्पादों को, ध्यान सुनना, वह समीकरण जिनमें अभिकारक और उत्पादों को शब्दों में ना लिखकर प्रतीक और सूत्रों में लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं एक इसको, कि भैया वह समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पादों को शब्दों में ना लिखकर प्रतीकों में लिखा जाता है, प्रतीकों तथा सूत्रों में लिखा जाता है, सूत्रों में लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ यहां तक? क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट करें, मैं इसका आंसर जरूर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देखो एक बार और देखो, रासायनिक अभिक्रिया को हमने क्या लिखा है? शब्दों में लिखा है, और रासायनिक समीकरण को हमने प्रतीक और सूत्रों में लिखा है। तो वह समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों को प्रतीकों और सूत्रों में लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं कहानी। इसके बाद आती है एक संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण, ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, एग्जाम्पल से बड़ा आसानी से आप समझ सकते हो, बिना एग्जाम्पल के समझना बड़ा भारी पड़ता है, बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता है। तो पहले लेते हैं इसका एग्जाम्पल हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। देखो, सबसे पहले मैंने एक, देखो एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो मैंने लिए एक असंतुलित रासायनिक समीकरण निम्नलिखित है। रासायनिक समीकरण निम्नलिखित है। लो साहब देखो, असंतुलित रासायनिक समीकरण निम्नलिखित है, एक लिख दो। चलो मैं पहले लिख दे रहा हूं, Mg प्लस O2 चेंज टू MgO। ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। क्यों है? देखो, इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु में, इधर ऑक्सीजन का 1 परमाणु में, तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब आपको इस रिएक्शन को करना है बैलेंस, तो कैसे करोगे भाई? ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण निम्नलिखित है। देखो, इसकी निम्नलिखित है, Mg प्लस O2 चेंज टू MgO। ठीक है, कितने ऑक्सीजन है? 2 हैं, तो मैं यहाँ 2 लगा दूंगा, और यहाँ भी मैं, देखो Mg अब 2 हो गए आपके, तो यहाँ भी Mg मैंने 2 कर दिए। अब ऑक्सीजन भी 2, Mg भी 2, ऑक्सीजन भी 2, और आपके Mg भी 2 हो गए। तो यह है आपकी एक संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या आपकी एक संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि दोनों ओर अभिक्रिया के, किसी भी रासायनिक समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, वो होती है संतुलित रासायनिक समीकरण। दोनों ओर यानी कि अभिकारक और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये तो असंतुलित रासायनिक समीकरण है, ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है, लेकिन ये कैसी है? ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। चलो आगे देखते हैं। तो मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं इसकी, मैं कि ऐसी समीकरण जिसके दोनों ओर
परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या समान होती है, समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, अब बात यहां ये आती है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है वो देखते हैं। तो एक नियम आता है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण का नियम। ये नियम आपसे कहता है कि आप सारे द्रव्यमान को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो ना ही आप नष्ट कर सकते हो। तो इधर देखो, यहाँ देखो, दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो द्रव्यमान भी दोनों ओर बराबर होना चाहिए। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि द्रव्यमान ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, संरक्षण के नियम के आधार पर, नियम के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण को, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक है। ठीक है, चलो इसके बाद पढ़ते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार। तो भाई रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती होंगी, तो मुख्यतः अगर आप बात करोगे तो 4 प्रकार की होती हैं। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, के प्रकार। ठीक, मैं पहली अभिक्रिया लेता हूं। पहली जो अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया। जो फर्स्ट सेक्शन है हमारी वो होगी संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो नाम से भी देते हैं संयोजन, संयोजन मतलब योग करना, योग करना। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। मैं डायरेक्टली लिख दूंगा कि 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे अगर मैं समझाऊं आपको एग्जांपल लेके, तो जैसे A + B ये 2 अभिकारक हो गए, क्या बन जाएगा आपको C, ये एक उत्पाद बनता है। यानी कि 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। यही क्या इसकी परिभाषा है, 2 अभिकारक मिलकर, 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं। इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये 2 अभिकारक हैं और दोनों अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं। चलो इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं। इसका एग्जांपल रहेगा आपका C+O2, यानी कि कार्बन प्लस O2 को मिलाओ, क्या बन जाएगा यहां से कार्बन डाइऑक्साइड। C+O2 चेंज टू CO2, तो ये बना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद मैं सेकेंड रिएक्शन लेता हूं। सेकेंड अभिक्रिया आती है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। अब इसमें क्या होता है कि भाई एक अभिकारक टूटकर 2 उत्पाद बनाता है, एक अभिकारक टूटकर 2 उत्पाद बनाता है, कि एक अभिकारक टूटकर 2 उत्पाद बनाता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, वियोजन का मतलब यही होता है, वियोजन का मतलब होता है कि एक अभिकारक टूटकर 2 उत्पाद बनाता है। तो मैं लिख दे रहा हूं कि एक अभिकारक टूटकर 2 उत्पाद बनाता है, 2 उत्पाद बनाता है। इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं, जैसे देखो एक अभिकारक होगा कोई भी, तो वो टूटकर 2 उत्पाद बनाएगा B+C। जैसे देखो एग्जांपल अगर मैं लेता हूं इसका, तो कैल्शियम कार्बोनेट, क्या नाम है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको आप गर्म करोगे, यानी कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करते हो 800 से 900 डिग्री सेल्सियस ताप पे, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। इसको बोलते हैं लाइमस्टोन, यानी कि चूने का पत्थर, जहाँ से आप चूना प्राप्त करते हो। क्या बोलते हैं इसको? लाइमस्टोन। क्यों बोला जाता है? जहाँ से आप चूना प्राप्त करते हो। तो ये जो है ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाती है, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि अनुभूत चूना या शुष्क चूना, अनुभूत चूना या फिर बोला जाता है इसको शुष्क चूना। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। चलो यहां तक सिनेप्स छोड़ लें, इसके बाद जो है आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा। तो अभिक्रिया, तीसरे नंबर की अभिक्रिया आती है, दो अभिक्रियाएं हो गई। पहली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया, दूसरी है वियोजन अभिक्रिया, तीसरी आती है विस्थापन अभिक्रिया। चलो देखो फिर क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया। किसे कहते हो आप? विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं आप? विस्थापन अभिक्रिया। देखते हैं फिर। तो विस्थापन अभिक्रिया में होती है, यानी कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है, यानी कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। तो मैं एक छोटी सी परिभाषा लिख दूं, पहले मैं एग्जाम्पल समझाऊं आपको। तो एग्जाम्पल आपका ये होगा, इसे देखो, ये लोहे की छड़ है, ये लोहा है, इसका नाम क्या है? आयरन। और इस आयरन को जब डालते हो आप कॉपर सल्फेट में, यानी कि यह है कॉपर सल्फेट का विलयन, तो ये जो Fe होता है वो कॉपर को क्या कर देता है? बाहर कर देता है, खाली क्या बन जाता है? FeSO4। ठीक है, इसका नाम है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और इसका नाम है आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, या बोला जाता है इसको फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। और ये यहां से कॉपर को बाहर कर देता है, यानी कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की छड़ डालते हो, आयरन मतलब लोहा, लोहे की छड़ डालते हो, तो लोहा जो होता है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। यहाँ रीजन क्या होगा? क्योंकि यहाँ जो Fe होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है? Fe कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, जिस कारण Fe कॉपर को बाहर निकाल देता है, यानी कि विस्थापित कर देता। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है, विस्थापित कर देती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और यह है आपका एग्जाम्पल। तो वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे कि लोहे ने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया, क्योंकि लोहा जो होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, और कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट रिएक्शन, ये थर्ड नंबर की रिएक्शन हो गई हमारी। और एक चौथी रिएक्शन आती है आपकी, लास्ट रिएक्शन, ये होती है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलो फिर देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इससे कई सारे एग्जाम्पल आते हैं, तो मैं अपना जो एग्जाम्पल लेता हूं वो एक छोटा सा एग्जाम्पल होगा आपका। इसे देखो,
Na2SO4, यह है सोडियम सल्फेट। क्या नाम है इसका? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? बेरियम क्लोराइड, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड। और यह है सोडियम सल्फेट, यह है सोडियम सल्फेट। अब देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है कि जो सोडियम है, इस सोडियम पे चार्ज होता है प्लस का, SO4 पे होता है 2 माइनस का। यहाँ जो बेरियम है वो होता है 2 प्लस और Cl पे होता है चार्ज माइनस का। अब क्या होता है, देखो ये वाला प्लस इसके साथ मिलता है माइनस वाले के साथ, तो बनाता है ये NaCl। ये भी 2 हैं और ये भी 2 हैं, बैलेंस कर लो, यहाँ 2 लिख लो। अब देखो 2 माइनस से 2 प्लस मिल जाते हैं, तो ये आ जाता है आपके पास VaSO4। तो ये हो गया बेरियम सल्फेट। कहने का मतलब यह है कि वह अभिक्रिया जो अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से हुई है, यहाँ क्या हुआ, सिर्फ अभी आयनों का आदान प्रदान हुआ, यानी कि Cl Na के साथ मिल गया और SO4 जो होता है ये वाला Cl, ये वाला Na मिला Cl के साथ में, और जो ये वाला SO4 है वो मिला आपके पास Ba के साथ में। तो ये आसानी से रिएक्शन यहाँ पे हो जाती है, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारकों के बीच इन आयनों के आदान प्रदान से होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मैं एक बार इसका नाम लिख दे रहा हूँ, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, सोडियम क्लोराइड। और क्या है ये, इसको बोला जाता है नमक। और यह है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। नाम याद करने बड़े ज़रूरी हैं, इनके नाम याद करने बड़े ज़रूरी हैं। अगर कोई भी आपको रासायनिक अभिक्रिया याद करनी है तो पहले उनके नाम याद करो, ठीक से फॉर्मूले याद करो, तब जाके कोई ना कोई रिएक्शन अभिक्रिया आप याद कर पाओगे। चलो आगे बढ़ाते हैं कहानी। तो ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होती है, आयनों के आदान प्रदान से होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जहां पे यहाँ पे देखो Na ने Cl के साथ क्रिया करी और Ba ने SO4 के साथ क्रिया करी, तो यहाँ होता है आयनों का आदान प्रदान और बन जाती है आपकी एक द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पूरी हुई। पहली कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया। पहली कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया। दूसरी कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी, पहली कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया। दूसरी कौन सी है, वियोजन अभिक्रिया। तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया और चौथी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब 1-2 रिएक्शन और पढ़ते हैं। जैसे देखो, तो एक क्वेश्चन लिखवाता हूं मैं, यहां तक जरा जगह तो बच रही है भैया को। देखो इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, मैं ये लिखवा रहा हूं तुम्हें क्वेश्चन रूप में कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया तथा उष्माशोषी अभिक्रिया को, उष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो एक रिएक्शन है मेरे पास कौन सी, एक रिएक्शन है उष्माक्षेपी और एक रिएक्शन है कौन सी, उष्माशोषी। इन दोनों अभिक्रियाओं को आपको उदाहरण सहित परिभाषित करना है। तो मैंने जो है एक क्वेश्चन लिखवा दिया है, कौन सा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया और उष्माशोषी अभिक्रिया। तो शुरू करते हैं पहले इसकी परिभाषा से कि ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती क्या है। तो मैं डाल देता हूं पहले हेडिंग, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया देखो क्या होती है ये। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है,
अरे भाई ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? एक्सोथर्मिक। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है, उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। याद कर लो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है, उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है, उष्मा उत्पन्न होती है, उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है, उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। चलो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि क्या होगा इसका एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल होता है आपका, जैसे कार्बन प्लस O2 क्या बनेगा? CO2, और प्लस यहां से ऊर्जा बाहर होती है। क्या ये एक उष्मा छेपी अभिक्रिया है। कार्बन प्लस O2 चेंज टू CO2, क्या है ये? एक उष्मा छेपी अभिक्रिया। चलो आगे देखते हैं और थोड़ा सा। इसके बाद में आता है हमारा उष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सा आता है? सेकंड नंबर आया हमारा उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया, चलो ये भी देखते हैं ये क्या होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो देखो, उष्मा शोषी का मतलब है यहाँ पर ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा ग्रहण होती है, यानी कि उष्मा का शोषण होता है, उष्मा ली जाती है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है, उष्मा ग्रहण की जाती है, उष्मा ली जाती है, वो होती है आपकी उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। इंग्लिश में बोला जाता है इसको एंडोथर्मिक। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा ग्रहण होती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा ग्रहण होती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। चलो एग्जांपल लेते हैं। अभी कुछ समय पहले भी लिया था एग्जांपल। इसका एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट चेंज टू, गरम करो इसको, हीट दो, हीट करो, हीट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। अगर इस रिएक्शन को आप हीट नहीं करोगे तो ये होने वाली नहीं है। अगर इस रिएक्शन को आप हीट नहीं करते हो तो ये रिएक्शन होने वाली नहीं है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करते हो तो बनता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये क्या आपकी एक उष्मा शोषी अभिक्रिया जहां पर उष्मा ग्रहण होती है। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई, उष्मा शोषी अभिक्रिया और दोनों रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई, उष्मा छेपी अभिक्रिया और उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद पढ़ाते हैं आपको उपचयन और अपचयन। क्वेश्चन लिख लें पहले ठीक से। तो क्वेश्चन होगा हमारा उपचयन तथा अपचयन को उदाहरण सहित करना है आपको, परिभाषित, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर साल की तरह इस बार भी पूछा जा सकता है। कौन सा? उपचयन और अपचयन। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से पढ़ के जाना है, रट के जाना है, याद करके जाना है इस क्वेश्चन को। चलो पढ़ाता हूं फिर मैं इसको। तो डाल देता हम हेडिंग उपचयन। ठीक है, उपचयन। तो भैया इसको याद कर लो कि इसका जो मैं 2 पॉइंट लिखूंगा, ठीक है, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। सेकंड नंबर लिखूंगा कि इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन का ह्रास होता है। हाइड्रोजन का ह्रास का मतलब होता है कमी होती है, ह्रास होता है। ठीक है, तो वह प्रक्रिया, उपचयन की परिभाषा देखो, वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है,
ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। क्या कहते हैं उसको? आप उपचयन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है उपचयन कहलाता है। एग्जाम्पल समझते हैं चीज को। तो एग्जाम्पल मेरे पास कार्बन प्लस O2 चेंज टू CO2। यहां देखो कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, अतः यहां उपचयन हो रहा है। यानी कि यहां क्या हो रहा है? कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, अतः यहां क्या हो रहा था? उपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद देखते हैं आगे। चलो यहां तक कर लें स्क्रीनशॉट। अब इसका आगे देखते हैं। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों के। इसके आगे पढ़ते हैं। देखो इसके बाद आता है उपचयन। क्या आता है? उपचयन। तो उपचयन जो कहता है आपसे, गलत हो गया यार। इसके बाद आता है अपचयन। अब देखो अपचयन में क्या होता है? अपचयन अपचयन जो होता है वो ठीक उपचयन का उल्टा होता है। तो देखो इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है। ध्यान देना, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन यानी कि H2 की वृद्धि होती है, की वृद्धि होती है। यानी कि अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। क्या होती है? अपचयन में ऑक्सीजन की ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ठीक है, इसके बाद देखो जरा नया इसका एग्जांपल पढ़ लेते हैं कि इसको समझते हैं एग्जांपल से। यह है आपका कॉपर ऑक्साइड, यह है आपका कॉपर ऑक्साइड और प्लस क्रिया करवाओ इसकी हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है, तो देखो ये हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा, मेरे पास बन जाएगा कॉपर। अब यहाँ देखो कहाँ अपचयन हुआ है और कहाँ उपचयन हुआ। जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जहाँ ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है, वहाँ पर होता है उपचयन। तो यहाँ देखो, यहाँ कॉपर ऑक्साइड है और देखो इस कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है? कॉपर बन रहा है। तो यहाँ जो हुआ है वो हो रहा है तुम्हारा क्या? अपचयन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यहाँ क्या हुआ है? ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन को हाइड्रोजन अपने साथ ले गया। ठीक है, तो बन गया हमारा जल और प्लस बचा मेरे पास कॉपर, कॉपर के पास ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो यहाँ क्या हुआ? अपचयन। तो अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, याद कर लियो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और लिखवा रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण क्या है तथा इसको रोकने के उपाय लिखिए, तथा इसको रोकने के उपाय लिखिए, रोकने के उपाय लिखिए। ठीक है, संक्षारण क्या होता है तथा इसको रोकने के उपाय लिखिए। तो मैं डाल देता हूं पहले हेडिंग कि यार ये संक्षारण होता क्या है। तो संक्षारण मतलब लोहे पर जंग लगना, संक्षारण कहलाता है। याद कर लो, अगर कुछ याद नहीं आ रहा हो तो एक लाइन है आपके पास, लोहे पर जंग लगना संक्षारण कहलाता है। क्या करना? लोहे पर जंग लगना संक्षारण कहलाता है। अगर आप लोहे को, जैसे लोहा जो होता है, जब उसको आप वायु में खुला छोड़ देते हो और वहां पे नमी भी है, जब लोहे को आप वायु में खुला छोड़ देते हो और वहां नमी है, तो लोहे पर एक लाल रंग की परत जम जाती है, जैसा बोलते हो आप जंग, जिससे लोहा धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो? जंग। और जंग का फॉर्मूला क्या होता है? आया याद? जंग का फॉर्मूला होता है Fe2
याद कर लेना इसको, Fe2O3.XH2O, ये होता है जंग का सूत्र। Fe2O3.XH2O ये किसका फॉर्मूला, ये होता है जंग का सूत्र। यानी कि जब लोहा जो होता है वो नमी और वायु के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर एक लाल रंग की परत चढ़ जाती है, जिससे लोहा धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इस प्रक्रिया को आप संक्षारण कहते हो। तो मैं यहाँ यही परिभाषा लिखूंगा, देखो, जब कोई धातु वायु तथा नमी के संपर्क में आती है, नमी के संपर्क में आती है, नमी के संपर्क में आती है, तो उसके ऊपर एक परत बन जाती है जिससे धातु का धीरे धीरे श्रेय होने लगता है। श्रेय मतलब खत्म, श्रेय होने लगता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अगर इतनी बड़ी परिभाषा ये याद ना हो कि यार जब कोई धातु वायु और नमी के संपर्क में आती है तो उस पर एक परत चढ़ जाती है और जिससे धातु का धीरे धीरे श्रेय होने लगता है। अगर ये परिभाषा याद ना हो रही हो तो एक छोटी सी परिभाषा, लोहे पर जंग लगना संक्षारण कहलाता है। ठीक है, देखो, संक्षारण को रोकने को उपाय, संक्षारण को रोकने के उपाय। तो पहला जो उपाय लेता हूं मैं, इसका जो पहला उपाय होता है वो होता है, आपने देखा भी होगा कि लोहे पर अगर गेट है लोहे का तो उस पर पेंट कर दिया जाता है। तो पहला नंबर तो उसका ये होता है कि भाई धातु पर पेंट करके। दूसरा नंबर ये होता है धातु पर ग्रीस लगाकर, और अगर आप थर्ड नंबर की बात करोगे तो इसका जो थर्ड नंबर आता है वो आता है यशद लेपन द्वारा। किसके द्वारा? यशद लेपन द्वारा भी आप संक्षारण को रोक सकते हो। पहला नंबर पेंट करके, दूसरा नंबर ग्रीस या तेल लगाकर, तीसरा नंबर कौन सा होता है हमारे पास? यशद लेपन द्वारा। अब एक चीज और देखो, ये यशद लेपन की परिभाषा मैं यहां लिखवा देता हूं कि ये यशद लेपन क्या होता है। बल्ब खोल दो दूसरा वाला। देखो ये क्या होता है यशद लेपन। तो यशद लेपन का मतलब होता है धातु की सतह पर, यशद लेपन मतलब धातु की सतह पर जिंक की परत चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है। यानी कि धातु की सतह पर जिंक धातु की परत चढ़ाना, जिंक धातु की परत चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है, यशद लेपन कहलाता है। तो किसे कहते हो आप यशद लेपन? तो यशद लेपन होता है किसी धातु की सतह पर जिंक धातु की परत चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है, जिससे कि उसको जंग से बचाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्वेश्चन लिखवा दे रहा हूं मैं। विकृत, देखो विकृत गंधिता को, नया टॉपिक है हमारा विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए तथा विकृत गंधिता को किस प्रकार रोका जा सकता है। तो सबसे पहले मैं डालता हूं हेडिंग, और हेडिंग है हमारा विकृत गंधिता।
विकृत गंधिता। अब जो ये विकृत गंधिता होती है आपकी, जैसे कि जितने भी चिप्स वगैरह आते हैं उनको अगर आप खोल कर रख दोगे तो कुछ समय बाद वो सील जाते हैं, यानी कि उनका रंग और स्वाद बदल जाता है, और इसी प्रक्रिया को बोला जाता है विकृत गंधिता। ठीक है, यानी कि कोई भी वसायुक्त या तेलीय पदार्थ हो, क्या हो, वसायुक्त या तेलीय पदार्थ हो, वो जब भी किसी नमी या वायु के संपर्क में आता है तुरंत उसका रंग और स्वाद बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को आप विकृत गंधिता कहते हो। ठीक है, तो मैं यही परिभाषा यहाँ लिख रहा हूं कि जब वसायुक्त या तेलीय पदार्थ वायु के संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आता है, तो उसका रंग तथा स्वाद बदल जाता है, स्वाद बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। अब देखते हैं इसको रोकने का उपाय। जैसे कि आप पैकेट लेने जाते हो तो दुकान में जब पैकेट लेने पहुंचे तो उसमें एक गैस भरी होती है जिसको बोला जाता है नाइट्रोजन गैस, और ये नाइट्रोजन गैस जो होती है वो इन सभी वसायुक्त और तेलीय खाद्य पदार्थों को रोकने की कोशिश करती है, यानी कि रोका जाता है उस नाइट्रोजन गैस के द्वारा, इन सभी पदार्थों के रंग और गंध को चेंज करने से रोका जाता है। तो पहला नंबर में यही लिख दूंगा इसमें कि भैया विकृत गंधिता को रोकने के उपाय क्या होते हैं। विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, तो पहला नंबर जो आता है वो आता है नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके, नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके। और सेकंड नंबर आता है वायुरोधी बर्तन का उपयोग करके। अब विकृत गंधिता को आप दो प्रकार से रोक सकते हो, या तो क्या करोगे आप नाइट्रोजन गैस का यूज करोगे, या फिर उसको आप वायुरोधी बर्तन का यूज कर लोगे जहां पे वायु ना जा सके। ठीक है, बस इस चैप्टर में इतना ही, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और इसको आप ठीक से पढ़ें, इनके नोट्स बनाएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।